0.5% रिपो रेट बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आधे % ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है, बैंक अपने अपने हिसाब से करेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि जो जीडीपी का अनुमान है FY23 के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया और उसको उन्होंने मेंटेन रखा है 7.2% पे। और इसी के साथ जो साल भर का इन्फ्लेशन का अनुमान है उसको भी 6.7% पर अनुमान को बरकरार रखा गया है। तो आज का जो बड़ा फैसला, जो हमने कल एमपीसी में भी चर्चा की, आज सुबह आशीष भी चर्चा कर रहे थे कि थोड़ी फ्रंट लोडिंग अगर कर लें आप तो उससे आगे गिरा आसान हो जाएगी, अहेड ऑफ द कर्व आप रहेंगे। इसीलिए जो बाजार का अनुमान था कि 35-40 बेसिस पॉइंट, उससे बढ़ के 50 बेसिस पॉइंट किया है, जो एक अच्छा तरीका भी हो सकता है कि आगे आपको ईज है। लेकिन इसमें कई सारे मन में सवाल है आशीष मेरे, कि जब आप 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर रहे हैं, आप अपने इन्फ्लेशन के अनुमान में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जीडीपी के अनुमान में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये मैथ कैसे समझेंगे हम? फ्रंट लोडिंग क्यों करना चाहते हैं, इतना ओवर कॉशियस क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली, जब आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर इतनी फ्रंट लोडिंग क्यों? या फिर आप फ्रंट लोडिंग करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतनी रोबस्ट ग्रोथ है हमारी कि हमको फ्रंट लोडिंग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ग्रोथ आउट ऑफ द ब्लोन हो जाएगी। क्या ऐसा है क्या? तो इस सवाल में जवाब देने के लिए, इस सवाल में जवाब देने के लिए तो जोशी सर सब के सब, एक बार मैं जाऊं जोशी सर के पास, इसका मार्केट दिखाता हूं। 50 बेसिस पॉइंट्स का एक बढ़िया तगड़ा फ्रंट लोडिंग, उसके बावजूद मार्केट्स डटे और इनफैक्ट जहां थे वहां से और ट्रैक्शन पिकअप होता हुआ। जस्ट बिफोर वो पॉलिसी अनाउंसमेंट में नोट डाउन कर रहा था, निफ्टी 55 अंक मजबूत था, 70 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 210 अंक मजबूत था, 320 अंकों की मजबूती। तो पॉलिसी के बाद मार्केट्स ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी और रिज्यूम कर दी है, बावजूद इसके कि शायद 35 हम बचा के गए थे और 50 बेसिस पॉइंट्स का तड़का आ गया। जोशी सर, अच्छा जोशी सर वैसे उनमें से हैं, उनके लिए सरप्राइज ही नहीं है। हाँ, ये तो पहले कल ही बता देते, 50 बेसिस पॉइंट रेडी रख के बैठे थे जोशी सर। ये बेसिकली ओवर कॉशन का तड़का है क्या ये 50 बेसिस पॉइंट? नहीं, देखिए जिस तरह से रिस्क हैं इन्फ्लेशन को भी, अभी उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे रिस्क भी उन्होंने गिनाए हैं, ग्रोथ के लिए भी और इन्फ्लेशन के लिए भी। और अभी उन्होंने कोई अपने आंकड़े बदले नहीं है, ये बात जैसे अभी नीरज जी कह रहे थे ये भी सही है। पर क्योंकि इन्फ्लेशन के मामले में अभी आश्वस्त हो जाना इट्स टू अर्ली, तो अभी, और दूसरी बात यह है कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो दे आर लोअर देन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो इसमें आई थिंक इसको मैं टाइटनिंग नहीं कहूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट प्रोसेस। अभी भी रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, तो ये आई थिंक ये कदम इस समय आवश्यक था, क्योंकि अब मेरा ये भी मानना है कि इट इज बेटर टू अर्न ऑन द साइड ऑफ कॉशन, आई मीन एट दिस जंक्शन, रादर देन कि आप बाद में फिर आपके पास ज्यादा तीर नहीं रहते आपके तरकश में। तो इसलिए ये एक बिल्कुल सही कदम था मेरे हिसाब से, और ये आवश्यक भी था इस समय। मेरा तो अगला सवाल, अब ये पहले बोले थे कि प्री पैंडेमिक पे लेवल्स पे ले आएंगे हम, वो बीच में जो रियायत दी थी हम वो वापस ले जाएंगे। तो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे 5.15 के, अब हम पहुंच गए जोशी सर कूद काद के 4.9 वाला 5.4 पे। ये जो फ्रंट लोडिंग हुई है, इससे अब ये मान के चलूं कि शायद थोड़ा बहुत डेटा सपोर्टिव हो गया तो अब दरों में जो हाइक का सिलसिला था वो थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम 5.4 5.5 की ट्रेजेक्टरी पे पहुंच गए। अब देखिए, वो आपकी बात वो थमेगा अभी नहीं, मेरे को नहीं लगता। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि जो प्री पैंडेमिक से जब आप कंपेयर करते हैं, महंगाई भी तो आपकी प्री पैंडेमिक से कहीं ज्यादा है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा उस हिसाब से एग्रेशन चाहिए होगा। हमारा मानना यह है कि अभी 25 बेसिस पॉइंट और रेट हाइक होगा अगली पॉलिसी में। उसके बाद आरबीआई जो ट्रेंड्स जिनकी गवर्नर साहब भी आज बात कर रहे थे कि जो ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स और मॉनसून, वो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद वो आगे कदम उठाएंगे। सो डेटा ड्रिवन ही रहेगा उसके बाद। तो अभी ये फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट तो कम से कम हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं अगली पॉलिसी में। जोशी सर, एक चीज़ मुझे और थोड़ा समझा दीजिए, फिर हम लोग दूसरी तरफ बढ़ें। जब मैंने कहा कि नंबर इन्होंने अपने रिमेन रखे, सेम रखे वैसे ही, और इन्फ्लेशन बढ़ाया, और आप अभी आप कह रहे हैं कि एक हाइक और हल्की फुल्की हो सकती है, आईएमएफ ने अपना ग्लोबल जीडीपी का नंबर कम कर दिया है, इंडिया का भी कम कर दिया है, फिर भी ये जो भरोसा बना हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक तो कारण ये है कि जो आपका कोविड है, उसका जो फंक्शनल डिसरप्शन कोई इकोनॉमी पे नहीं हो रहा है।
और जो आप गूगल मोबिलिटी भी देखें तो वो अभी पिछले 2-2.5 सालों में सबसे ऊपर लेवल पे है। तो कोविड का असर इकोनॉमी पे कम हो गया। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बने हुए हैं, तो कोविड का असर कम होने के कारण जो हमारी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज थी उनमें एक बहुत जबरदस्त रिबाउंड इस साल दिखाई देगा, और वो अभी भी ट्रेल कर रही है प्री पैंडेमिक लेवल को। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ सपोर्ट इस साल आएगी वो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज से आएगी, जिनमें हम सभी देख रहे हैं कि बहुत रिबाउंड चल रहा है। दूसरा जो सपोर्ट का कारण है वो ये है कि मॉनसून नॉर्मल प्रिडिक्ट किए गए थे, और मॉनसून हमारा जो जीडीपी में 15% एग्रीकल्चर से आता है, तो एग्रीकल्चर अगर मॉनसून नॉर्मल प्ले आउट होते हैं तो उसका असर उसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर भी नॉर्मल रहेगा। तो ये दो बड़े पार्ट्स अगर इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे तो ये जीडीपी 7.3% कोई मतलब कोई हम जो हमारी फोरकास्ट है वो कोई सरप्राइज इस साल के लिए नहीं माना जाएगा। चिंता है अगले साल की, क्योंकि जो जितनी मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ हो रही है और ग्लोबल ग्रोथ नीचे आ रही है, उसका असर अगले साल अवश्य दिखाई देगा हमारी ग्रोथ पे। जी सर, एक सवाल और छोटा सा,